हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और 12th में एक और क्वेश्चन लेकर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष वाली आंख द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में आया है क्योंकि ये अति लघु क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का डा है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता देते हैं 2021 का सेट नंबर 2 ये हमारा चल रहा है। और आज के क्लास में ये सेट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, केवल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को छोड़कर। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पूरी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है अनसॉल्व 12th के नाम से, वहां पर जाकर देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कराया है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, इसके जो जो पीडीएफ है, जो इसके नोट्स है, वो सारे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। डेप्थ स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको नोट्स जो बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको केवल किरण आरेख बनाना है। किरण आरेख का मतलब है केवल आपको डायग्राम बनाना है। किसका बनाना है? निकट दृष्टि दोष का। अब आपको ये पता होना चाहिए निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो जब भी पास की निकट का मतलब क्या होता है, देखिए आप ट्रिक से याद रखिए। निकट का मतलब क्या होता है? पास। तो इसमें क्या होता है, पास की चीजें तो दिखेंगी लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। जिसको भी ये दोष होगा उसको पास की चीजें तो दिखेंगी लेकिन दूर की नहीं दिखेंगी। तो यही दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब ये दोष है तो जाहिर सी बात है, कोई जिसको भी ये दोष है वो व्यक्ति क्या पहनेगा? चश्मा पहनेगा। तो चश्मा पहनेगा तो उसमें कौन सा लेंस होगा, तो इसलिए हमने एक किरण आरेख बनाकर दिखाया है। तो ये देखिए, तो इसका पहले बात करेंगे क्यों हो जाता है, तो उसके लिए एक किरण आरेख बनाया है ये। और उसके बाद यहाँ पर जिसको भी ये दोष होता है वो अवतल लेंस के चश्मे का यूज करता है। किसका? जिससे कि उसकी आंखें ठीक हो जाए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, फिर से बता रहे हैं, पास की चीजें तो दिखती हैं, यानी कि निकट की चीजें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। इस दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। और इसके लिए हम क्या करते हैं? अवतल लेंस के चश्मे का यूज करते हैं। तो इसलिए किरण आरेख में ये कुछ नहीं कहा है कि कारण वाला आप किरण आरेख बनाइए या निवारण वाला बनाइए, तो इसलिए हमने दोनों बनाकर आपको दिखा दिए हैं। ये देखिए, ये क्या है? आई है यानी कि आंख है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक नेत्र लेंस है। ये पी, यहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, जिसको पी से नोट करा है। और यहाँ पर क्या है? रेटिना से पहले प्रतिबिंब। आर क्या है? यहाँ पर रेटिना है। यहाँ पर क्या होगा? इससे रेटिना, आर क्या है? रेटिना है। लेकिन क्या होता है, इससे पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। और ये किरणें कौन सी हैं? दूर दूर यानी अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें। क्या हो रहा है, यहाँ से दूर से कोई किरणें आ रही हैं, यहाँ से टकराएंगी लेंस से और यहाँ पर जाकर मिल जाएंगी। मिलना कहाँ चाहिए? उनको रेटिना पर मिलना चाहिए। अब आपको पता होगा, जहाँ जब भी कोई चीज़ रेटिना पर मिलती है, आप जब आपको कैसी वस्तु दिखाई देगी? जब आपकी जो भी किरण आ रही है वो रेटिना पर मिले। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? रेटिना पर नहीं मिलती है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब उसका बना देती है, इसलिए दोष हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कारण। अगर कारण का कोई डायग्राम का है तो आप ये बना देंगे। अगर कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष में आप किस चश्मे का यूज करेंगे, तो चश्मे वाला आप किरण आरेख बनाइए। तो ये वाला, ये देखिए निवारण के लिए, ये भी देखिए सेम ये आई है। अब इस चश्मा लगाने से क्या होगा, आपका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनेगा। ये देखिए, रेटिना पर जाकर बनना है, यानी रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। वहां पर क्या हो रहा था? रेटिना से पहले बन जा रहा था, इसलिए जो है वो दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही थी। और कौन से चश्मे का यूज करेंगे? अवतल चश्मे का। तो अवतल को किस तरीके से बनाते हैं? इस तरीके से। जब उत्तल होता है तो इस तरीके से बना देते हैं। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अवतल का यूज करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का। और पास की चीजें तो दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है, 1 नंबर में था, इतना इनफ होगा। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी समझा देते हैं, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ परमाणु नाभिकों की संरचना निम्न प्रकार दी गई है, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों का कारण सहित चयन कीजिए। यानी कि ये कुछ आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको छांटना होगा कि कौन से समस्थानिक है और कौन से संभारिक है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हुए हैं, पी क्या है? यहाँ पर पी प्रोटॉन की बात करा गया है और एन क्या है? यहाँ पर न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे छांटेंगे? बहुत आसान सी बात है, आपको हमने पढ़ा भी रखा है कि समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं या आपको नहीं पता है, फिलहाल तो छोटे क्लास से ही समझा दिया जाता है, नहीं पता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम आपको बता देते हैं। देखिए, नाम में क्या है? संभारिक। सम का मतलब क्या होता है? समान। समान का मतलब तो समझ में आता होगा, इक्वल। अब भार
भारिक में क्या आ रहा है, भार आ रहा है। भार का भाई मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि ऐसा जिसमें जो है जिसका द्रव्यमान या भार, आप चाहे भार कह लीजिए या द्रव्यमान कह लीजिए, तो जिसमें क्या होता है, भार समान होता है, वो क्या होता है, संभारिक होते हैं। ऐसे तत्व जिनके भार यानी कि द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है, वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। अब भार तो समान हो गया, अब ऐसा कुछ होगा जो असमान होगा, तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है, असमान होता है। यानी कि आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे तत्व जिनके भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक समान नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। इसी तरीके से इसका उल्टा कर दीजिए, रिवर्स, यानी कि समस्थानिक। समस्थानिक में देखिए सम का मतलब भी समान है, लेकिन यहाँ से याद रखिए समभारिक था, तो इसमें क्या था, भार समान था, और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है नंबर, ठीक है, यानी जो परमाणुओं के नंबर होते हैं उनसे परमाणु संख्या, ये समान नहीं थी। इसका उल्टा कर दीजिए, तो समस्थानिक में क्या होगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्या, यहाँ पर हमारा परमाणु क्रमांक जो है वो समान हो जाएगा और भार जो होगा वो समान नहीं होगा। तो आप संभारिक याद रखेंगे, समस्थानिक आपको ऐसे ही याद रहेगा। एग्जाम्पल भी बता देते हैं, जैसे समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के 1H1, ठीक है, इसी तरीके से 1H2, इस तरीके से 1H3। ये क्या है, ये है हमारा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये देखिए सब में परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखा होता है, ये जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है, हमेशा संख्या होती है परमाणु की। परमाणु क्या है भाई, ये हाइड्रोजन है, एक क्या है, तत्व है, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है वो हमेशा नीचे लिखा होता है सफिक्स में। देखिए इस तरीके से ये जो नीचे लिखा है वो क्या है, हमेशा उसकी संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए यानी हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1 है, ये चीज ये बता रहा है। ऊपर क्या लिखा होता है, ये भार लिखा होता है, ठीक है, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। यहाँ पर 1H1 था, फिर था 1H2, तो देखिए 1 सब में कॉमन आ रहा है, यानी इसका मतलब है परमाणु क्रमांक सब में सेम है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नंबर दे रखे हैं इनको हम जोड़ लेंगे। ये क्या है, P के पास लिखा है, यानी कि क्या है, ये प्रोटॉन का भार दे रखा है। N के पास लिखा गया है, ये क्या है, न्यूट्रॉन का भार हो जाएगा। इसी तरीके से ये P क्या है, प्रोटॉन का भार है 8, यानी कि यहाँ पर N होगा, मिस्टेक हो गई है, ये क्या है, N क्या है, यहाँ पर N 9 का मतलब क्या है, ये 9 क्या दे रखा है, न्यूट्रॉन का भार। इसी तरीके से सबके भार दे रखे हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारे भारों को काउंट कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40। तो आप देखिए दोनों ऐसा कौन सी चीज है जिनके भार कैसे हैं, समान है। समान का मतलब क्या है, इक्वल है। तो देखिए 40 और 40 इन दोनों का भार समान आ रहा है, और जिसके भार समान होते हैं तो वो क्या कहलाता है, संभारिक कहलाता है। तो देखिए ये दोनों किस में आ जाएंगे, संभारिक में। अब एक निकाल लिया है आपने, अब बचे हुए बाकी किस में आ जाएंगे, जाहिर सी बात है समस्थानिक में ही आएंगे। कोई चीज बची हुई है वो दूसरे वाले कॉलम में चली जाएगी। लेकिन अगर आपको लॉजिक लगाना है तो भाई ये भी देख लीजिए, इसका आ रहा है 16, इसका आ रहा है 17, तो इनके परमाणु इनका जो भार है वो कैसा है, असमान है। तो जाहिर सी बात है किस में चले जाएंगे, समस्थानिक में। तो आशा करते हैं अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले आप जोड़ लीजिए, जिसका भी भार समान आ रहा है, समान का मतलब है इक्वल आ रहा है, तो वो किस में चले जाएगा, समभारिक में चला जाएगा। बचा हुआ सारा किस में आ जाएगा, समस्थानिक में। तो आई होप इस क्लास में आपको अच्छा लगा होगा, पूरा समझ में आ गया होगा समस्थानिक और समभारिक में डिफरेंस क्या है। इस क्लास में इतने रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। और हाँ, साथ में ये भी बता देते हैं, इस क्लास में ये जो हमारा अनसॉल्व सेट जो सॉल्व करा रहे थे 2021 का सेट नंबर 2, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो आप खुशी भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो नेक्स्ट अनसॉल्व को सॉल्व कराएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे कि कौन सा हम अनसॉल्व को सॉल्व कराएंगे। इस क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।